हेलो फ्रेंड्स, इंडिया एजुकेशन हब में मैं विक्रम सिंह आपका स्वागत करता हूं। आप जो भी छात्र वीडियो हमारे देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, चलते हैं। हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हम प्राचीन भारत में, और कल आपको हमने विषय से अवगत कराया क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। और तो देखते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा, 5 मिनट में जान लेते हैं, फिर आज का शुरू करते हैं। तो देखते हैं इधर। हिस्ट्री में कल हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री के जो पिता हैं हेरोडोटस को माना जाता है, और इन्होंने हेरोडोटस जी ने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका नाम की, और वो इनकी पहली बुक थी। इसके बाद जो इतिहास है इसे 3 प्रमुख कालखंडों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता से लेकर जो मोहम्मद बिन कासिम तक का जो आक्रमण है 712 ईस्वी तक का, वहाँ तक का वर्णन हुआ है। इसके बाद मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन कासिम का जो पहला आक्रमण था वहाँ से स्टार्ट होकर मुग़ल वंश के पतन तक का पूरा इतिहास, जब अंग्रेज़ इंडिया में प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ तक का है। और इसके बाद जो आधुनिक भारत, जिसमें अंग्रेज़ों के प्रवेश से समय से लेकर जब तक देश स्वतंत्र हुआ तब तक का इतिहास जाने। और ये हम आपको विषय सूची कि यहाँ हिस्ट्री में यह इतना पढ़ना है, और कल हम आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी दिए थे। अगर आप ज़्यादा विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो कल का वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, आज का शुरू करते हैं। पहला टॉपिक ऐतिहासिक स्रोत, कि हमें इतिहास जानने के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं और हम अपना इतिहास कैसे जान सकते हैं, इन सभी के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो अपना इंडिया भारत है, तो भारत, तो इसके कितने नाम थे। भारत को भारतवर्ष के भी नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष। इसके एक नाम इंडिया भी है। इसे जम्बू द्वीप की भी कहा जाता है। इसका भारतवर्ष, इंडिया, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो ये हमारे भारत के नाम हैं। ठीक, अब भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? तो एक कथा प्रचलित है कि राजा जो भरत हुए थे, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत, उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इनके जो पिता थे दुष्यंत, और इनकी जो माता थी वो शकुंतला देवी जी थी। अब ये तो हमने ये बता दिया कि भारत का नाम कैसे पड़ा। भारत के नाम से इनके पिता जो दुष्यंत और माता शकुंतला देवी जी थे। इसके बाद भारतवर्ष के नाम से भी इसे जाना जाता है, इंडिया। भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? तो जब यूनानी भारत में आए थे तो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, और सिंधु नदी को इंडस वैली के नाम से भी जाना जाता है। और इसीलिए बाद में वो लोग इंडिया कहने लगे, और धीरे धीरे ये आम जनमानस में थोड़ा ये इंडिया लुप्त होने लगा। परंतु जब इंडिया अपने भारत में जब अंग्रेज़ लोग आ गए तो फिर पुनः ये प्रचलित हो गया, फिर आम जनमानस में ये फैल गया।
इसलिए हमारे देश का नाम जैसे इंडिया पड़ा। जम्बू द्वीप पहले जो पुराने कालखंड में पुराणों में और जो भागवत पुराण या अन्य पुराणों में हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप भी मिलता है, क्योंकि पहले जो हमारा देश था ये बहुत बड़ा था, मतलब जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ये सभी मिलाकर बना हुआ था। इसके बाद हिंदुस्तान तो ये जब मुस्लिम इतिहासकारों में मिलता है और जब मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों में ये हिंदुस्तान नाम मिलता है, इसलिए इस प्रकार हम जाने कि हमारे भारत का नाम ये नाम कैसे पड़े। ठीक है, आप नोट कर लीजिए और आगे देखो चलते हैं। जानते हैं कि ऐतिहासिक सोर्सेज क्या क्या है। तो ठीक है, चलते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों में 3 आधारों में बांट कर इन्हें हम जान सकते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण पुरातात्विक स्रोतों में जैसा अभिलेख हो गया, सिक्के हो गए, मोहरे हो गए, मूर्तियाँ हो गए, चित्रकला हो गई, ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ये सब आते हैं। और जो साहित्यिक स्रोत हैं इसमें जैसा बौद्ध, जैन और जो भी पुराण, भागवत, वेदांत, ये सब जो हैं साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और विदेशी विवरण में जैसा हुएनसांग हो गया, फायान हो गया और जो अल्बरूनी हो गया, ये सब जो विदेशी लेखक थे वो सब विदेशी विवरण के अंतर्गत जो इनकी बुक हैं, कहाँ कहाँ हमारे इतिहास के जानने के स्रोत मिलते हैं, ये सब जानेंगे। तो ठीक है, चलते हैं और ये देखते हैं कि जो पुरातात्विक स्रोतों में है इनको जो पहले जो पुरातात्विक स्रोतों में ये अभिलेख भी आते हैं, सिक्के भी आते हैं। तो जो अभिलेख पहले लिखे जाते थे वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन फिर बाद में 2 सदी ईस्वी से संस्कृत भाषा में भी लिखे जाने लगे। और तो ठीक है, चलते हैं को मुख्य पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप थे, जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि पढ़ी थी सर्वप्रथम। और इसके बाद आर्य नाम कैसे पड़ा, सीरिया में एक अभिलेख मिला है, कसाइड। जो ये आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है सर्वप्रथम। तो ठीक है, चलते हैं, पुरातात्विक स्रोत से जानते हैं। और ठीक, पुरातात्विक स्रोत में इसमें जो प्राचीन इतिहास जानने के लिए जो पहला इसमें अभिलेख भी आते हैं, सिक्के भी आते हैं, मोहरे और चित्रकला, ये सब जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। तो हम जानते हैं कि महत्वपूर्ण सिक्के और अभिलेख क्या हैं, उनके बारे में लिख लीजिए। ऐहोल अभिलेख,
ऐहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय का था। इसमें जब राजा हर्ष था तो उससे कैसे युद्ध हुआ, उसने नर्मदा नदी के तट पर कैसे रोका, और ये सब विवरण है इसमें मिलता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय ठीक, ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में विवरण मिलता है। इसके बाद दूसरा जानते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख इसलिए खारवेल का है। इसमें खारवेल के शासन के प्रारंभिक 14 वर्षों का पूरा अभिलेख है, क्या क्या किया, कैसे कैसे। इसके बाद अगला जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति। ये समुद्रगुप्त। तो ये प्रयाग अपने ये इलाहाबाद में ही प्रयाग प्रशस्ति मिला है। तो इस समुद्रगुप्त में, और इसमें मुख्यतः 4 राजाओं का वर्णन हुआ है। समुद्रगुप्त है, अशोक है, और जहांगीर है, और ये सब। ठीक है, अगला जानते हैं जूनागढ़ अभिलेख। ये रुद्रदामन का था। तो इसमें रुद्रदामन ने एक सुदर्शन झील का नाम सुना होगा। तो सुदर्शन झील का इन्हें पुनर्जीर्णोद्धार करवाया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार इसने करवाया था। ये इसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में ही मिलता है। और इसके बाद नासिक का भी अभिलेख है। नासिक अभिलेख सातकर्णी का है। और इसके बाद सातवाहनों को कई अभिलेख मिलते हैं। और ये देखते हैं जो ऐहोल का अभिलेख है, इसे रवि कीर्ति ने लिखा था। ये ध्यान में रखना, परीक्षा में पूछ लेता है, रवि कीर्ति ने। और इसके बाद मंदसौर का अभिलेख और एरण का लेख। एरण के लेख भी ध्यान रखना, क्योंकि एरण वाले में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता, मतलब जो सती होती है ये पहली बार इसमें इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है। और भानुगुप्त की जो पत्नी थी वो सती हो जाती है। ठीक है, ये आपके मुख्य अभिलेख रहे। इसके बाद जानते हैं बाद में नोट कर लीजिएगा, उसमें वीडियो को पुश करके। अब देखते हैं मुख्य जो मुहरें थी, सिक्के थी, सिक्कों के बारे में। तो पहली बार जो सोने के जो सिक्के हैं, सोने के सिक्के तो इंडो ग्रीक ने चलवाए थे। इंडो ग्रीक मतलब हिंद यूनानी। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चले थे। अगर पूछ ले शुद्ध सोने के सिक्के तो ये कुषाणों के शासनकाल में। और इसके बाद शीशे वाले जो सिक्के हैं ये सातवाहनों के वंश से चलने शुरू हो गए थे। और सर्वप्रथम जो रुपया है ये शेरशाह सूरी
और इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता है, जो इल्तुतमिश ने चलवाए थे, चांदी के सिक्के भी। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इन्हें ध्यान रखना, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है। जो सबसे अधिक सोने के सिक्के हिंद यूनानी ने चलवाए थे, और सर्वाधिक जो सोने के सिक्के, मतलब पहले वाले में सर्वप्रथम किसने चलवाए थे, तो इंडो ग्रीक ने। दूसरा है सर्वाधिक किसने चलवाए थे, तो गुप्त काल में चलवाए थे। और शुद्ध सोने के सिक्के अगर पूछे तो कुषाणों के शासनकाल में चले थे। और शीशे के जो सिक्के हैं वो सातवाहनों ने चलवाए थे, रुपया शेरशाह सूरी ने। तो ये समझ लिए होंगे आप कि पहली बार जो सोने के सिक्के चलवाए गए थे हिंद यूनानी ने चलवाए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चले थे, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के काल में, और जो शीशे के सिक्के सातवाहन काल में, और जो रुपया पहली बार चला था वो शेरशाह सूरी ने चलवाए थे। और इसके भी पहले भी इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के चलवाए थे, जिन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता है। और आहत इसलिए क्योंकि उसे पीट पीट कर बनाया जाता था बड़ा करके, और इसलिए ये सब ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब हम ये आपके पुरातात्विक स्रोत पूरा हुआ। इसके बाद चलते हैं, दूसरा लिखा होगा आपने साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जानते हैं कि मुख्य पुस्तकें क्या थीं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती हैं। तो डाल लीजिए टॉपिक का नाम साहित्यिक स्रोत। वैसे तो इस तरह बहुत है, लेकिन जो मुख्य है वही आपको हम लिखाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। और तो साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में वेद, पुराण, भागवत और ये सब जो आते हैं, जैन बौद्ध साहित्य तो लिखे गए हैं काफ़ी ज़्यादा। ये सब जो हैं बुक, ये सब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और तो ठीक है, इसमें लिख लीजिए वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, जैन तथा बौद्ध साहित्य। ये इत्यादि आदि। ठीक, इस वेद में है 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। पुराण में 18 पुराण माने गए हैं, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ये सब 18 पुराण हैं। रामायण तो आप जानते ही हैं, प्रचलित है आजकल। महाभारत भी जानते हैं, जो कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था। जैन और बौद्ध धर्म के बारे में भी आपने सुना होगा, जिसमें जैन मतलब महावीर स्वामी जो इसके प्रमुख तीर्थंकर थे। और इसके पहले तो जो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव जी। तो बौद्ध गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म स्टार्ट किया था। ये सब होगा। इसके बाद मुख्य पुस्तकें जान लेते हैं कौन कौन सी हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो लिख लीजिए, जो पहली जो बुद्ध चरित्र लिख लीजिए, ये है अश्वघोष की। इसके बाद मेघदूत लिख लीजिए, मेघदूत हो गई, मालविकाग्नि मित्रम हो गई, मालविकाग्नि मित्रम हो गई, विक्रमो वर्षीयम हो गई, वर्षीयम, ये कालिदास की है। कालिदास की हैं। इसके बाद अगली नोट कर लीजिए, कामसूत्र, ये वात्स्यायन की है।
वात्स्यायन की है। इसके बाद नोट कर लीजिए बुद्धचरित अश्वघोष, मेघदूत मालविका काव्यक्रम विक्रमोर्वशीयम कालिदास जी की है। कामसूत्र वात्स्यायन जी की। और नाट्यशास्त्र भरत मुनि, भरत मुनि जी की है। इसके बाद नोट कर लीजिए सूर्य सिद्धांत है आर्यभट्ट जी का। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत हो गया आर्यभट्ट जी का। देवी चंद्र गुप्तम देख लीजिए, देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम, ये हो गया विशाख दत्त का। विशाख दत्त का देवी चंद्र गुप्तम हो गया, नोट कर लीजिए। बुद्धचरित जो हो गया अश्वघोष का। मेघदूत मालविका विक्रम मित्रम और विक्रमोर्वशीयम कालिदास जी की। कामसूत्र वात्स्यायन नाट्यशास्त्र भरत मुनि। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, देवी चंद्र गुप्तम विशाख दत्त। तो इनमें सभी में इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है जो प्राचीन इतिहास है। और बुद्धचरित अश्वघोष जी की जो है मेघदूत, ये मालविकाग्नि जो मित्रम है, एक अग्निमित्र नाम के एक शासक हुए थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और विक्रमोर्वशीयम, विक्रमादित्य जो शासक था, जो नवरत्नों में से कालिदास भी था, उसने लिखा था विक्रमादित्य जी के बारे में। कामसूत्र हो गए। नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी ने, इसमें आपको कई चीज़ों की जानकारी मिलती है, रस, ये सब। नाट्यशास्त्र इनकी बहुत फेमस। सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत में मतलब क्या कॉन्सेप्ट है कि कैसे पृथ्वी घूमती है और सूर्य कैसे चक्कर लगाते हैं, तो उस सब के बारे में है सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट जी ने दिया था। देवी चंद्र गुप्तम विशाख दत्त जी की है। और जो चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी देते हैं कि चंद्रगुप्त जो था पहले एक शिकारी का बेटा था और वो भी शिकार करता था। फिर बाद में चाणक्य के साथ मिलकर और बाद में विद्रोह करवा दिया और शासक बन गया घनानंद की हत्या करके। ये सब के बारे में जानकारी विशाख दत्त के देवी चंद्र गुप्तम में मिलती हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक, अब इसे भी नोट कर लिया होगा, इसे भी मिटा देते हैं। बाद में आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी की है। और बृहत संहिता नाम से एक बुक है, वराहमिहिर, बृहत संहिता वराहमिहिर, वराहमिहिर, बृहत संहिता वराहमिहिर की हो गई। इसके बाद कथा सरित सागर, कथा सरित सागर सोमदेव की, कथा सरित सागर सोमदेव जी की है। और कादम्बरी हो गई, कादम्बरी बाणभट्ट। और एक हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हर्षवर्धन ने किया था, एक नागानंद नाम से, और रत्नावली,
नागानंद, रत्नावली और एक वो प्रियदर्शिका। ये तीनों हर्षवर्धन नाम सुना होगा। ये प्रयाग में आते थे और प्रतिवर्ष 5 साल में और दान भी देते थे, प्रतिवर्ष आते थे। इसके बाद गीत गोविंद हो गया। गीत गोविंद जयदेव का है। और एक जो और प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो, ये है चंदवरदाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी की है। बृहद संहिता वराह मिहिर की। कथा सरित सागर सोमदेव की। कादम्बरी बाणभट्ट की। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की। गीत गोविंद जयदेव, पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई। तो ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ये आपका साहित्यिक स्रोत पूरा हुआ। इसके बाद तीसरा देखते हैं जो विदेशी विवरण। तीसरा और अंतिम भी है विदेशी विवरण। कि विदेशी विवरण क्या क्या प्राप्त होते हैं, जैसे हम प्राचीन इतिहास को जान सकें। तो प्राचीन जो विवरण है, इसमें जो प्राचीन लेखक हैं तो हेरोडोटस का नाम तो सुना होगा, जो इतिहास के पिता भी माने जाते हैं। वो ही पहले इतिहास का उन्हीं से प्राप्त होता है। उनकी एक बुक थी हिस्टोरिका नाम की, उसमें पहली बार एक उल्लेख मिलता है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें जो पहले हेरोडोटस इनकी बुक का जो नाम है हिस्टोरिका, ये इतिहास के पिता भी हैं। इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, ये हेरोडोटस हो गया। इसके बाद मेगास्थनीज का नाम सुना होगा। मेगास्थनीज, इनकी जो बुक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज जो सिल्यूकस का राजदूत था, और ये जब चंद्रगुप्त भारत में राज कर रहा था, मगध का सम्राट था, उस समय सेल्यूकस निकेटर आया हुआ था और युद्ध किया था चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसमें इतिहास तो ये तो नहीं बताता कि किसकी हार हुई या पराजय हुई, लेकिन उन्हीं के साथ एक राजदूत आया था मेगास्थनीज, जो शर्तों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था। और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम हेलेना था। उसने अपनी बेटी का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। साथ में कुछ 3 क्षेत्र भी अफगानिस्तान के तरफ के सौंपे थे। तो ये आप मेगास्थनीज रही, इंडिका मेगास्थनीज की। और डाइमेकस, अगले डाइमेकस तो एक सीरिया के नरेश थे एंटियोकस, उनके राजदूत थे, ये भारत आए हुए थे, ये डाइमेकस। इसके बाद टालेमी, ये एक बुक है इनकी जियोग्राफी। ये टालेमी है, प्लिनी ये आदि सारे लेखक हैं जो प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं।
इसके बाद देखते हैं आगे। जो फायान था, फायान ये चीनी इतिहासकार था। चीनी इतिहासकार था। ये इनकी जो बुक का नाम है वो फो क्यों की, इनकी बुक का नाम है, लिख लीजिए, फो क्यों की। जो फायान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और इसके बाद जो है सुतसुंग, ये भी चीनी ही था। इसके बाद हुएनसांग ये भी चीनी ही था। और ये हर्षवर्धन के काल में आया था, और हर्षवर्धन के काल में। और इनकी एक बुक है का जो नाम है सीयूकी, ये भी फेमस बुक है सीयूकी। और एक इत्सिंग, ये सब चीनी थे, ये भी चीनी था। फायान, सुसुंग, हुएनसांग, इत्सिंग ये सब चीनी शासक थे। और ये भारत में के बारे में लिखे कि कैसे क्या क्या है, मतलब। तो उसके बाद इन सभी लेखकों के विवरण के द्वारा हम इतिहास को जानते हैं। अगर आप याद करना चाहें तो इसका लिख लीजिए, कोडवर्ड फांसी हुई। फांसी मतलब फायान, सुसुंग, हुएनसांग और इत्सिंग, फांसी हुई। आप वो शॉर्टकट में भी याद कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे प्रमुख लेखक था अल बरूनी, इसे इन्होंने 2 बुक लिखी थी, किताब उल हिंद। एक बुक का नाम है किताब उल हिंद, और दूसरी जो बुक का नाम है तहकीक ए हिंद। ये अल बरूनी थे। और इसके बाद कई आते हैं, इसके बाद भी आते हैं, जैसा सुलेमान हो गया, और कई इसी तरह के मुस्लिम इतिहासकार आते हैं जिनके द्वारा हमें ऐतिहासिक सोर्सेज के बारे में जानकारी मिलती है। और इस तरह आपका विदेशी विवरण पढ़ लिए और आपका ये चैप्टर पूरा हुआ ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। तो आपने अभी तक जान लिया कि क्या क्या विवरण मिलते हैं हमें कहाँ कहाँ से, पुरातात्विक स्रोत, सिक्के और जो भी साहित्यिक रचना थी विदेशी विवरण के द्वारा। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ लिंक के द्वारा हम हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ को आपको व्हाट्सएप नंबर भी उसमें नीचे दिया होगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में संपर्क भी कर सकते हैं हमसे। और कोई भी समस्या हो तो मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।